जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न लगातार परीक्षाओं में कई वर्षों से रिपीट हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए। हो सकता है कि ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में भी देखने को मिल जाएं। सभी प्रश्न तो आपके परीक्षा में देखने को नहीं मिलेंगे इस वीडियो से, लेकिन हाँ, एक दो प्रश्न, दो चार प्रश्न ज़रूर मिलेंगे देखने को दोस्तों आपको एग्ज़ाम में, क्योंकि दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट प्रश्न है आपका, किस वन में रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। ऑप्शन है मैंग्रोव वन, ऑप्शन बी पर्वतीय वन, ऑप्शन सी कोड़धारी वन एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ये, मैंग्रोव वन। ओके, मैंग्रोव वन में रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। एंड आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लिब्रे क्या है। यहाँ पर भी आपको चार ऑप्शन मिल रहे हैं। ऑप्शन ए फ्रांस की मुद्रा, ऑप्शन बी फ्रांसीसी कर, ऑप्शन सी फ्रांस लिबरेशन पार्टी एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, फ्रांस की मुद्रा है। क्या भैया, लिब्रे जो है वह फ्रांस की मुद्रा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी झारखंड एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सुंदरवन डेल्टा दोस्तों ऑप्शन बी मतलब पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, प्रवाल भित्ति से बना एक द्वीप को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी निकोबार द्वीप एंड ऑप्शन डी ऑप्शन सी बैरन द्वीप एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ये, लक्षद्वीप। प्रवाल भित्ति से बना द्वीप है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, भारतीय रक्षा बल का सर्वोच्च अधिकारी होता है। ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति एंड लास्ट ऑप्शन है राज्यपाल। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर छठा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था ये आपको बताना है दोस्तों। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये 1757। बाकी ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। ऑप्शन ये इसका सही आंसर है, 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि प्लासी का युद्ध किनके मध्य हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, जार किस देश का शासक था। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन एंड ऑप्शन डी जापान। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रूस। जार रूस देश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर पता है आंसर इसका तो। 12 जुलाई 1789, सेकेंड ऑप्शन 17 जुलाई 1795, थर्ड ऑप्शन 1 जुलाई 1780 एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आपके कमेंट का इंतज़ार है दोस्तों। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ये के साथ, 12 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। जिस स्टूडेंट्स ने बता दिया है बहुत अच्छे। अगला है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी सदन एंड ऑप्शन डी लोकसभा। तो भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ओके, राष्ट्रपति महोदय
भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मिजोरम एंड ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। दोस्तों 2 से 4 अंक वाले प्रश्न देख लेते हैं। 2 से 4 अंक वाले प्रश्न में जो आपका लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें मैंने 3 प्रश्न शामिल किया है। एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न हैं और उनमें से उन तीनों में से एक ना एक आपकी परीक्षा में ज़रूर आएगा। अगला है खादर और बांगर में अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 11, खादर और बांगर में अंतर बताना है। तो यहाँ पे है बांगर, पढ़िए क्या होता है। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाले भूभाग हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाले भूभाग को बांगर कहते हैं। इस प्रकार के जलोढ़ को लगातार एकत्रित होने पर छज्जे जैसी संरचना बन जाती है। इस प्रकार की जलोढ़ के लगातार एकत्रित होने पर छज्जे जैसी संरचना बन जाती है, जो बाढ़ प्रभावी मैदान के स्तर जितनी ऊपर उठ जाती है। कंकरों के संरक्षण के कारण यह जगह प्रायः अनुर्वर रहती है। आइए अब देखते हैं खादर। नवीनतम और बाढ़ मैदानों का युवा संग्रहण खादर कहलाता है। जो आपकी नई मृदा होती है और नई मिट्टी और बाढ़ मैदानों का युवा संग्रहण ही खादर कहलाता है। लगभग हर वर्ष इसकी मिट्टी बदलती रहती है, अतः यह उपजाऊ और प्रचुर पैदावार के लिए उपयुक्त है। प्रचुर पैदावार के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली है खादर। ओके, खादर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के नाम लिखिए। तो अरब सागर में लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13, भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। भारत में निम्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, एंड चौथा है पर्वतीय वन, एंड पांचवा है मैंग्रोव वन। ओके, 2 का वर्णन करना है। तो ये है 2 का वर्णन, 2 प्रकार के वनों का वर्णन। फर्स्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। जिन प्रदेशों में वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहाँ ये वृक्ष पाए जाते हैं। ये वृक्ष 60 मीटर से ऊंचे होते हैं। ये वन पश्चिमी घाट, मेघालय तथा उत्तरी पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। जहाँ वर्षा 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहाँ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन कहते हैं। ये वन पश्चिमी बिहार, दक्षिण उत्तर प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में पाए जाते हैं। आर्थिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होते हैं। फिर आइए देखते हैं एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारणों का उल्लेख कीजिए। फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारण क्या क्या थे ये देखिए। अमेरिका को सहायता, पहला हेडिंग है, पहला पॉइंट, अमेरिका को सहायता। फ्रांस ने इंग्लैंड से बदला लेने के लिए अमेरिका को सैनिक तथा वित्तीय सहायता प्रदान की, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस की वित्तीय दशा और भी ज़्यादा दयनीय हो गई। 1-2 बार आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को आंसर याद हो जाएगा। वैसे आपको रटना नहीं है दोस्तों, सिर्फ समझना है कि अमेरिका को किस प्रकार सहायता मिली थी। इस तरह आप समझिए, आप बुक में पढ़िए आप लोग दोस्तों, बुक से आपको समझ आ जाएगा। 2-3 नोट्स से आप पढ़ा कीजिए, सबको समझ में आ जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई लोगों को लग रहा होगा कि ये तो इतना लॉन्ग आंसर है, हम कैसे याद रख पाएंगे। लॉन्ग नहीं है दोस्तों,
ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इसी तरह से लिखें, आप लोग हेडिंग याद रख लीजिए और उसके बारे में पढ़ लीजिए कि क्या लिखा गया है, बस आप लिख सकते हैं पेपर में, बहुत ईजी है। अन्यायपूर्ण कर प्रणाली, दूसरा हेडिंग, राजाओं द्वारा अपने खर्चों की पूर्ति के लिए जनता और कृषकों पर मनमाने तरीके से कर लगाए जाते थे। राजा लोग क्या करते थे, वो अपनी खर्चा पूर्ति करने के लिए, अपनी खर्चों की पूर्ति करने के लिए जनता पर और कृषकों पर मनमानी तरीके से अपने इच्छानुसार उन पर कर लगाते थे। ओके दोस्तों, फ्रांस के वर्ग, जो फ्रांस के उच्च वर्ग थे, फ्रांस के उच्च वर्ग तथा पादरियों पर कोई कर नहीं लगाया जाता था। उच्च वर्ग और पादरियों पर कोई कर नहीं लगता था, लेकिन निम्न वर्ग के देखिए क्या है, लेकिन निम्न वर्ग करों के बोझ से दबा जा रहा था। जो निम्न वर्ग था, जिसके अंतर्गत ज़्यादातर किसान आते थे, वो निम्न वर्ग के होते थे, वो कर्जों से दबे जा रहे थे। करों की वसूली बड़ी निर्दयता से की जाती थी। अगला हेडिंग है 1788 ईस्वी में पड़ा अकाल। 1788 ईस्वी का अकाल क्या था, आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस अकाल ने लोगों की स्थिति और दयनीय बना दी। जो 1788 ईस्वी का अकाल था दोस्तों, इसने लोगों की स्थिति और अधिक दयनीय बना दी। मार्च 1789 में भूखे किसानों ने कुलीनों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कुलीन वर्ग होते थे। मार्च 1789 ईस्वी में जो किसान थे, वो कुलीनों के विरुद्ध क्या किए थे, विद्रोह प्रारंभ कर दिए थे। कुलीनों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ कर दिए थे तथा अनाज मंडी और बेकरी की दुकानें लूट ली। बेकरी क्या होता है दोस्तों, बेकरी क्या होता है, केक। ओके, इस विद्रोह को बचाने के लिए सेनाएं भेजी गई, किंतु सैनिकों की सहानुभूति भी किसानों के साथ थी। इस अकाल के कारण सरकार को काफ़ी नुकसान हुआ। फिर अगला हेडिंग है आपका बढ़ती महंगाई। लोगों की दैनिक उपयोग की वस्तुओं, अनाज, घरेलू सामान आदि में आई महंगाई ने पहले से निर्धन जनता को और अधिक कष्ट में डाल दिया। अनाज की बढ़ती कीमतों के विरोध में फ्रांस में अनेक विद्रोह भी हुए। फ्रांस में अनेक विद्रोह हुए थे, किसके चलते, अनाज की कीमतों में वृद्धि होने से। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से एक ना एक प्रश्न आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। आपसे पूछ लेगा आयु संरचना से आप क्या समझते हैं, या फिर कहेगा आयु संरचना को परिभाषित कीजिए। उसी तरह कहेगा जन्म दर क्या है, जन्म दर को परिभाषित कीजिए, या फिर जन्म दर से आप क्या समझते हैं। और इसी तरह से मृत्यु दर को भी पूछ सकता है। पहले हम लोग समझते हैं आयु संरचना क्या होती है। इसका अर्थ जनसंख्या का विभिन्न वर्गों में विभाजन है। जनसंख्या का विभिन्न वर्गों में विभाजन है। जैसे कि भारत में जनसंख्या के 3 वर्ग हैं। भारत में जनसंख्या को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला बच्चे, दूसरा वयस्क और तीसरा वृद्ध। बच्चे के कौन होते हैं, जो जिनकी उम्र 15 वर्ष से कम होती है। वयस्क जो 15 से 59 वर्ष के बीच में आते हैं वो वयस्क होते हैं। और जो 59 वर्ष से अधिक के होते हैं वे वृद्ध होते हैं। इतने वर्गों में विभाजित किया गया है। ओके, आयु संरचना यही होती है। फिर जन्म दर क्या है, इसे समझते हैं। किसी देश या क्षेत्र में एक वर्ष में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। मतलब कि दोस्तों किसी भी देश में जितने बच्चे एक वर्ष में जन्म लेते हैं उनमें से कितने बच्चे जीवित रहते हैं, यही संख्या जन्म दर कहलाती है। भारत में जन्म दर हमेशा मृत्यु दर की तुलना में अधिक रही है। यह जनसंख्या वृद्धि का भी एक प्रमुख कारण है।
अगला हेडिंग है मतलब अगला परिभाषा है आपका मृत्यु दर। ये भी पूछा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। एक वर्ष में दोस्तों, एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों में से प्रत्येक 1000 व्यक्ति में से कितने व्यक्ति मरते हैं, कितने व्यक्तियों की मृत्यु होती है, यही संख्या मृत्यु दर कहलाती है। मृत्यु दर में गिरावट भी भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। ओके, तो ये सारे के सारे प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए और एक बार आप लोग इसे पढ़ भी लीजिएगा दोस्तों। बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। सभी प्रश्न तो आपको परीक्षा में नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन एक दो प्रश्न, दो चार प्रश्न अवश्य आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन को नोट कर लें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं, आगे भी इसी तरह का वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।